हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास में आपके चैप्टर 2, जिसका आधा उस दिन हम पढ़ चुके। और आज हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद, यूरोप में समाजवाद का आना। ठीक है, तो हम लोग यूरोप के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग को यूरोप की मैप की जानकारी अच्छे से हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए, ये आपके ही NCERT के बुक में पेज नंबर 30 पे ये यूरोप का 1914 के यूरोप का मैप दिया हुआ है, जिस हम जब पढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इधर रूसी साम्राज्य है। हमने पढ़ा इससे पहले है फ्रांस की क्रांति। तो लेसन 1 जब फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी वो यहाँ है। तो हम देख रहे हैं यूरोप में इतने सारे देश है। यूरोप एक महादेश है जिसमें इतने सारे देश हैं, है ना। आप खुद से भी देख सकते हो, रूसी साम्राज्य, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, इंग्लैंड है, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, इटली, स्पेन इत्यादि। ठीक है, तो ये सब, और ये जो है रूस, वो यूरोप और एशिया दोनों महादेश में पड़ता है, इसलिए बहुत बड़ा देश है। तो हम जब फ्रांस की राज क्रांति पढ़े थे, तो ये हम जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद हमने जाना, ये हमेशा ही याद रखना पड़ेगा आपको जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव आगे हम जितने भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसका प्रभाव पड़ा है। इसलिए इसकी क्रांति और इसकी क्रांति से मिलने वाले परिणाम जो थे, उद्देश्य जो थे, जैसे स्वतंत्रता और समानता, ये दो मुख्य उसके परिणाम थे जो ऑलरेडी हमेशा चलता रहेगा पूरे यूरोप में। और इसी के परिणाम स्वरूप आगे हम जितने भी चेंजेस देखते हैं, जितने भी परिवर्तन देखते हैं यूरोपीय समाज में, उस सब का आधार यही है, फ्रांसीसी क्रांति। इसलिए इसको हम भूलेंगे नहीं। तो हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजतंत्र का अंत हुआ, यानी लुई 16 का अंत हुआ और डेमोक्रेटिक सरकार आई। इसके बाद इसी का असर पूरे यूरोप में पड़ने लगा धीरे धीरे, और इसके अनुसार पूरे यूरोप में कई विचारधाराएं आईं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में, इसी चैप्टर में, चैप्टर 2 में, हमने 3 विचारधाराएं पढ़ी थी। 3 विचारों का अभ्युदय हुआ था, नए विचार पैदा हुए थे, उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल्स। इन 3 विचारधाराओं के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट विचारधारा आई, वो थी समाजवाद। तो हम यूरोप में समाजवाद का आना ये पढ़ रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि समाजवाद क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो समाजवाद, पहले आपको मैं ये बता दूं कि जितना भी चीज़ विचार है, जितनी भी विचारधाराएं हैं, जैसे समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सिस्टवाद, पूंजीवाद, आप देखेंगे सब में वाद लगा हुआ अंत में। हाँ, इंग्लिश में अगर बोले तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मैंने सबके अंत में इज्म लगा होता है। उसी तरह यहाँ हिंदी में हम बोले सबके अंत में वाद मतलब ही विचार होता है, यानी आइडियोलॉजी। तो जब कोई आइडियोलॉजी, किसी विचार से रिलेटेड कोई भी आता है तो उसमें हम वाद लगाते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं समाजवाद सबसे पहले। ठीक है, समाजवाद को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूंजीवाद को भी समझें। इन दोनों को एक साथ तुलना करते हुए अगर समझेंगे तभी हम समाजवाद को अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि समाजवाद केवल एक विचारधारा थी जो उस समय यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई थी। ठीक है, और कई इसके बड़े बड़े विचारक थे, फिलोसोफर्स थे जो इसके पक्षधर थे। लेकिन समाजवाद का कभी भी शासन पे अधिकार नहीं रहा, बहुत कम देशों में। आज भी अगर हम देखें तो चाहे वो इंडिया हो या किसी भी देश में, समाजवादी विचारधारा जरूर लागू है। इस पर बनी हर देश में एक पार्टी भी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, वो इलेक्शन भी लड़ती है। लेकिन अभी तक हमने इस पर आधारित कोई उद्योग बहुत कम देखा है या नहीं देखा है। तो आगे आप रूसी क्रांति पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से हम बात कर देंगे, चर्चा। लेकिन फ़िलहाल मैं इन दोनों वाद को, यानी आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इन दोनों की तुलना को ही बताऊंगी, तभी समाजवाद समझ में आएगा। तो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों दो विचार हैं, दोनों दो अलग अलग विचार हैं। और समाजवाद के आने से पहले पूंजीवाद व्यवस्था पहले आई। तो इसके जो समर्थक लोग थे, जैसे कार्ल मार्क्स थे, आगे बताऊंगी मैं बुक से पढ़ के। फ़िलहाल मैं आपको ये कंसेप्ट समझाती हूँ। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई भी, मैंने इसको मानने वाले लोग ये मानते कि कोई भी मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं है, कोई शासक नहीं, कोई इसके अंदर ये नहीं। अब ये देखिए क्या है, इन लोगों का कहना है, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो लोग का कहना है कि पूरी समाज बनता है लोगों से। तो समाज में जितने भी लोग हैं उन व्यक्तियों के माध्यम से ये सोसाइटी बनती है, समाज बनता है। तो समाज के ये सारे लोग, इन सारे लोगों के पास, चाहे वो कम संपत्ति हो, अधिक संपत्ति हो, ये सारे लोग एक साथ मिलकर
एक सोसाइटी बनाएं, सामाजिक समुदाय बनाएं और बनाकर अपनी जितनी भी पूंजी है सब लोग इसमें लगाएं, ठीक है, सब लोग जमा करें, जिसको जितनी पूंजी है वो लगाया, सब लोग मिल के लगाए और मिल के एक उद्योग खड़ा किया, ठीक है। इन लोगों का ये कहना है, वो एक उद्योग है, एक फैक्ट्री खड़ा की। अब इस उद्योग से ये जो है, ये मिलने वाले ये जो लाभ है, ये उद्योग, कोई उद्योग में उत्पादन होगा तो उससे लाभ, प्रॉफिट मिलेगा। ये जो प्रॉफिट मिल रहा है, ये जितना भी प्रॉफिट मिला, जितना इन्होंने पूंजी लगाई उससे ज़्यादा इनकम हुआ, तो उस इनकम को फिर वापस इन्हीं लोगों के बीच बराबर बराबर ऐसे बांटा जाए, जो जितना काम किया, जो जितने ज़्यादा घंटे काम किया या जिसने जैसे परिश्रम की, उसके हिसाब से ये लाभ वापस इन्हीं लोगों को मिल जाना चाहिए। ये विचार है समाजवादी लोगों का। दूसरा हम देखते हैं, जब इसको देखेंगे तब ये समझ में आएगा। दूसरी तरफ पूंजीवादी विचारधारा के लोग जो हैं, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति है जिसको बहुत पूंजी है, अगर वो संपत्ति वाला है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, पूंजी है, इतनी बड़ी पूंजी है कि वो एक उद्योग खड़ा कर सकता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ टाटा बिरला अंबानी लोग हैं, तो इतनी बड़ी पूंजीपति व्यक्ति है, तो वो क्या करेंगे, अपनी पूंजी लगाकर देश में किसी चीज़ की उद्योग लगा सकते हैं, जिसकी कमी है उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक फैक्ट्री तो खड़ा कर लिया अकेले, अपने बलबूते, अपने पैसों से, पर वो फैक्ट्री अकेले चला नहीं सकते हैं। फैक्ट्री को चलाने के लिए उन्हें फिर बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होगी, कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, ऑफिसर्स जो भी हो, ये सब मिलकर ही इस फैक्ट्री में हेल्प करेंगे। और इन्हीं की मदद से, इन लोगों की मदद से, आम जनता की मदद से ही इसको प्रॉफिट होगा। तो ये लोग सब मिलकर ये क्या करेगा, उद्योग खड़ा किया, फैक्ट्री खड़ी की, अब कई लोगों को रखेगा, अपने उद्योग में शामिल करेगा, उसको नौकरी देगा। और ये लोग जो काम करेंगे उसके उद्योग में, उसके बदले इन लोगों को क्या मिल रहा है, वेतन, सैलरी मिल रही है। हाँ, हर महीने सैलरी मिल रही है, ये उसी से संतुष्ट है। और ये सैलरी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है, चूँकि ये इतने लोगों के बीच बांटना है। तो ये उद्योग जब खड़ा किया और इतने लोगों के साथ मिलकर इस उद्योग को चला रहा है, तो इससे जो प्रॉफिट मिला, लाभ मिला, वो लाभ डायरेक्ट इसी व्यक्ति के पास आ गया। काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इस उद्योग से मिलने वाला लाभ जा रहा है मालिक के पास, यानी यहाँ ये मालिक है, ये उसका नौकर है, तो इसके पास जा रहा है। और इस लाभ में से वो कुछ भी परसेंट लेबर्स को नहीं दे रहा है या अपने कर्मचारियों को नहीं दे रहा है, तो इनको दे क्या रहा है, वो केवल वेतन दे रहा है, जो हर महीने दे रहा है। तो इनको केवल सैलरी मिल रही है, जो उसके जीने खाने के लिए ही पर्याप्त है, एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा मान लो कहीं कहीं किसी में देखते हैं हम फैक्ट्रियों में या कहीं जहाँ उनको बोनस मिलता है या कोई धार्मिक ओकेज़न पे कुछ मिलता है लाभ, विशेष लाभ, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे सबको वेतन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेन प्रॉफिट हो रहा है इस उत्पादन से, इस फैक्ट्री को, वो जा रहा है इसी के पास वापस। यानी इसने जितनी पूंजी लगाई थी इस फैक्ट्री को खड़ा करने में, अब पूरी ज़िंदगी इसका प्रॉफिट वो खाते खाते उस लगाई हुई पूंजी से भी ज़्यादा पूंजी इसके पास आता जा रहा है। तो ये और अधिक पूंजीवादी बनता जा रहा है। यानी ये पूंजीवादी, जितनी पूंजी इसने लगाई उससे ज़्यादा पूंजी अब कमा रहा है। तो ये पूंजीवादी व्यक्ति जो है, जो संपत्ति वाला, वो और संपत्तिधारी होता जा रहा है। और ये लोग जो हैं, और ये किसका लाभ कमा रहा है, इन्हीं लोग के मेहनत का लाभ ले रहा है। तो इन लोगों के किए हुए काम और मेहनत का फ़ायदा ये ले रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने अपनी पूंजी लगा के इस फैक्ट्री को बनाया है। और ये लोग जो इतनी मेहनत खून पसीना बहा रहे हैं, इन लोगों को केवल सैलरी मिल रही है, वेतन, जो उसके लाभ से बहुत कम % है, और ये उसी में संतुष्ट है। आज यही व्यवस्था सभी देशों में चलती है, हमारे देश में भी चल रही है। लेकिन समाजवादी लोग इसके अगेंस्ट है, यही समाजवाद है। समाजवादियों का ये कहना है, यहाँ क्या था, यहाँ एक मालिक है, बॉस है, बाकी लोग उसके कर्मचारी हैं या नौकर हैं, ये जो बोलेगा इसको ये करना पड़ेगा और वो जितना देगा उसमें रहना पड़ेगा। लेकिन इधर क्या है समाजवाद में कि कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग का कहना है कि सभी लोग अपनी पूंजी लगा के इकट्ठा करें, एक उद्योग खड़ा करें, जो प्रॉफिट हो फिर सब आपस में बांट लें, जिसने जैसा काम किया उसके अनुसार। या नहीं तो सरकार ये चाहते हैं कि सरकार एक ऐसे समुदाय को बनाए जिसमें सरकारी मदद भी मिले या कुछ, और सभी लोगों को मिलकर एक सामाजिक संगठन बनाए या सामाजिक खेत ही बनाए। मान लीजिए कि कोई खेत है किसान लोगों को, तो सरकार एक बहुत बड़े खेत पर बहुत सारे किसानों को लगाए, उसके उत्पादन को फिर सरकार उन्हीं लोगों के बीच बांट दे। तो ये इनका कहना है। और नहीं तो वो किसी भी क्षेत्र में, खेत हो या उद्योग हो, किसी भी क्षेत्र में एक सामाजिक समूह, माने समाज के सभी वर्ग के लोग मिल कर के उसको चलाएं। इसको कोऑपरेटिव भी कहते हैं। तो इस तरह ये समाजवाद
व्यवस्था, यानी समाज के सभी लोगों का बराबर मेहनत लगा, पैसा लगा और फिर लाभ भी बराबर बराबर बट गया। यहाँ कोई ऊपर कमाल, ये समाजवादी व्यवस्था थी, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। अब हम आगे बुक से पढ़ते हैं और आपको ये समझाते हैं। अब आपको देखिएगा कि सब समझ में आता जाएगा कि क्या था। समाजवादी विचारधारा जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी यूरोप में कब, 19वीं सदी के मध्य तक, ठीक है, यानी 1850 के आसपास। ऐसे विचार के लोगों का कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। मतलब इन लोगों का कहना था, समाजवादी लोगों का कहना था कि ये जो पूंजीवादी लोग हैं यही लोग सारी समस्याओं के जड़ है। ऐसा उनका इसलिए मानना था क्योंकि उनका तर्क था कि सारे लोगों के पास संपत्ति है जिससे दूसरों को रोजगार मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ आप अपने फ़ायदे से मतलब है। यानी समाजवादियों का कहना था कि ये व्यक्ति केवल अपने फ़ायदे की सोचता है, इन लोगों के फ़ायदे के बारे में वो नहीं सोचता, अपने एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए उनके बारे संपत्ति का जो, जबकि इन्हीं की वजह से इनका उद्योग चल रहा है, जबकि संपत्ति जो ये कमा रहा है वो इन्हीं लोगों की मदद से, या उद्योग इनका चल रहा है इन्हीं की मदद से, लेकिन इनके लाभ के बारे में वो नहीं सोचता है। यही इनका विचार था। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, ये क्या है, पूरे समाज का नियंत्रण है संपत्ति पर, तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छा से ध्यान दिया जा सकता है। तब क्या है कि यहाँ पे कोई गरीब कोई अमीर नहीं रहेगा, सबको बराबर का मिल रहा है और एक दूसरे की सब मदद कर रहे हैं, कोई एक आदमी किसी को चूस नहीं रहा है, जो कि यहाँ होता है। लेकिन अब सवाल है कि कोई समाज संपत्ति के बिना तो चल नहीं सकता है, और समाजवादी समाज का आधार क्या होना चाहिए। तो आखिर आधार क्या होना चाहिए समाजवादी समाज का। तो हमने यहाँ देखा है समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी, एकदम अलग उनकी दृष्टि थी समाजवादी लोगों का। वो क्या थी कि वो लोग कहते थे कि एक कोऑपरेटिव, मतलब ऐसा कैसे बने ऐसा समाज। तो उनका विचार था कि कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम का विचार, मैंने यही जो हमने बताया कि सब लोग मिल करके उद्योग खोलें। तो उनका विचार था कि कोई कोऑपरेटिव यानी सामूहिक विचार उद्यम का विचार था। इस मत के जो मानने वाले थे इस मत को, वो हैं इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, जिन्होंने अमेरिका में एक नया समन्वय, एक न्यू हार्मोनी नाम का समुदाय की रचना की। न्यू हार्मोनी नाम की एक समुदाय की रचना की रॉबर्ट ओवेन ने अमेरिका में। तो ये पहला विचारधारा था कि हम पूरे समाज के व्यक्तियों को संपत्ति का भार दें। तो ये कैसे होगा, ये कोऑपरेटिव समूह बनाने से होगा। मतलब एक ऐसा कोऑपरेटिव समूह बनाए, एक ऐसा सामुदायिक समूह बनाए जिसको न्यू हार्मोनी नाम देंगे, और वो उसी के पास सारी संपत्ति होगी। दूसरा विचार इस क्षेत्र में है कि कुछ समाजवादी, लेकिन जो दूसरे प्रकार के थे, उनका मानना था कि इसमें सरकारी मदद भी हो। सरकार की मदद से अगर सामूहिक खेती का आयोजन किया जाए तो ये विचार, इस विचार को मानने वाले थे फ्रांस के लुई ब्लां। तो फ्रांस के लुई ब्लां जो थे वो चाहते थे कि पूंजीवादी उद्यमों की जगह यानी कैपिटलिस्ट की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ाया जाए, यही वाला कोऑपरेटिव उद्यम को बढ़ाया जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि तीसरा क्या है कि कोऑपरेटिव उद्यम क्या था, या कोऑपरेटिव विचारधारा क्या थी। तो कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे, सब चीज़। जैसे अभी हमने क्या देखा समाजवादी में कि यहाँ पे जो है सब लोग मिलजुल करके उद्योग कर रहे हैं और सब मिल करके कुछ बना रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव समाज कैसा होगा, वो ऐसे विचार थे, ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा, जितने भी सदस्य काम के हिसाब से आपस में बांटते थे। मुनाफा यानी लाभ, प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट किसी एक को नहीं मिलेगा बल्कि सबको मिलेगा, और सबको मिलेगा तो बराबर मिलेगा या ऐसे मिलेगा जो जैसा काम किया उसके अनुसार उसे बांटा जाए। तो यहाँ तक हमने ये विचार पढ़े। अब है जो सबसे इम्पोर्टेंट विचार है वो है कार्ल मार्क्स। समाजवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा में सबसे मुख्य नाम आता है कार्ल मार्क्स का, जो एक जर्मन फिलोसोफर है। अब देखिए इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे बुक से। अब कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दो विचारक फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इस दिशा में, मैंने समाजवाद साम्यवाद, इनके दिशा में कई तर्क प्रस्तुत किए। उनका क्या कहना था, मैंने वो क्यों इस विचार को मानते थे। सबसे बड़े यही विचारक थे कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा, समाजवादी या साम्यवादी विचारक। मार्क्स का ये विचार था कि औद्योगिक समाज, औद्योगिक माने जो उद्योग करता है, वो समाज पूंजीवादी समाज है। ये तो जाहिर है, जो भी उद्योगपति है आज
बड़े बड़े, वो लोग तो पूंजीवादी हैं ही। तो फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर उनका कहना है कि जो फैक्ट्री में पूंजी या संपत्ति लगी उस पर पूंजीपतियों का ही स्वामित्व है, और पूंजीपतियों का जो मुनाफा होता है, जो फ़ायदा होता है, वो मज़दूरों की मेहनत से पैदा होता है। माने मज़दूरी मेहनत करते हैं, उसके मज़दूर अगर उसके जैसे टाटा बिरला इन लोगों के फैक्ट्री में अगर मज़दूर ना रहें तो उनको ज़ीरो, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो मज़दूरों की मेहनत से उनकी फैक्ट्री चलती है, ठीक है। तो उनका मार्क्स का विचार यही था निष्कर्ष कि जब तक निजी संपत्ति इस तरह अगर कोई पूंजीपति अपनी पूंजी को मुट्ठी में अपने पकड़े जकड़े रहेगा तो इस तरह का मुनाफा जो लाभ मिल रहा है वही संचय करता रहेगा। संचय मैंने इकट्ठा, और इस तरह इकट्ठा करते 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 वो, जैसे मैंने बताया कि वो जितनी पूंजी उद्योग करने में मैंने उद्योग को लगाने में लगाया, बहुत आजीवन वो उसके फ़ायदे कमाते कमाते उससे भी अधिक पूंजी उसके पास इकट्ठा हो जाती है। तो निष्कर्ष यही था मार्क्स का कि वो इतना संचय कर लेंगे कि वो पूंजीवादी और अधिक पूंजीपति होते चले जाएंगे, और जो मज़दूर है उसकी स्थिति कभी नहीं सुधरेगी, वो मज़दूर का मज़दूर ही रह जाएगा। यही उनका विचार था। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मज़दूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को खार फेंकना, इसलिए उन्होंने कहा मज़दूरों को इकट्ठा होने, मज़दूरों को का आह्वान किया कि तुम लोग इकट्ठे हो और इस उद्योगपतियों के खिलाफ मैंने मोर्चा खोलो और इन्हें उखाड़ फेंको, यानी पूंजीपतियों के हाथों से उसकी संपत्ति छीन लो और आपस में बांट लो। ये मार्क्स का विचार था। तो मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीपति शोषण से मुक्त करो, और उन्होंने मज़दूरों को इसके लिए, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर थे, उनको एक अत्यंत ही भिन्न किस्म का समाज बनाने की सलाह दी। कहा कि एक अलग तरह का समाज बनाओ जिसमें सारी संपत्ति पे केवल समाज का अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं। उन्होंने भविष्य के इस समाज को, और इस समाज को उन्होंने क्या नाम दिया, उनके अनुसार जो कार्ल मार्क्स का जो समाज था उसको साम्यवादी कहा उसने। यानी साम्यवादी मतलब, फिर वाद आया, वादी माने विचार, वाद माने विचार, साम्य माने एक समान। तो समाज के सभी व्यक्ति को समान संपत्ति मिले, किसी एक व्यक्ति को सारी संपत्ति पूंजी ना मिले, इसको साम्यवादी कहते हैं। इसे कम्युनिस्ट भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी भारत में भी है, आज भी बहुत दिनों से है। हर चुनाव में वो इलेक्शन भी लड़ती है, भले उसकी सरकार आज तक नहीं बनी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और हर जगह हर देश में है। तो इस तरह कार्ल मार्क्स ने, इसको मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं या मार्क्सवादी विचार भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि कम्युनिस्ट सरकार ने, मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मज़दूरों की होगी। उनका ये पूरा विश्वास था, मानना था कि अगर ऐसी सरकार बने तो जीत किसकी होगी, मज़दूरों की ही होगी। उनको ये पूरा विश्वास था मार्क्स को, इसलिए वो चाहते थे कि पूंजीपतियों के खिलाफ मज़दूरों को भड़काएं। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज, उनको पूरा विश्वास था कि आगे भविष्य में यही समाज बनने वाला है। लेकिन अब समाजवादी के लिए इस तरह देखिए, यूरोप में समाजवादी जब इतने बड़े बड़े विचारक हो गए तो बहुत सारे लोग उसके समर्थक होने लगे। अब कौन कौन समर्थक थे और किस देश में क्या बना समाजवादी विचारधारा पर आधारित। तो 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। अब इसको कोई रोक नहीं सकता था, बड़ी तेज़ी से विचार फैल रहा था। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने क्या किया, एक इंटरनेशनल, जिसका नाम है सेकेंड इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली। मैंने एक इंटरनेशनल संस्था बना ली जिसका नाम ही था सेकेंड इंटरनेशनल। इस तरह सेकेंड इंटरनेशनल नाम से इन्होंने एक संस्था बना ली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अब इकट्ठा होने लगे, सब लोग समाजवादी विचारधारा की ओर बढ़ने लगे। इसी दौर में इंग्लैंड और जर्मनी के भी मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू किया। जितने मजदूर थे, याद रखिए लेबरर्स, तो जितने भी लेबर थे जर्मनी और जो यूरोपीय देशों के, जर्मनी इंग्लैंड के, वो इकट्ठे होने लगे, अपना संगठन बनाने लगे। और उन्होंने ऐसे संगठन बनाए कि अपने लेबर लोगों की मदद के लिए उन्होंने एक कोष भी बना लिया, मतलब एक खजाना भी बना लिया जिसमें ये लोग पैसे डालते थे और किसी भी लेबर पर कोई आफत आए तो उसकी मदद करते थे। ये इतना ही नहीं, ये लेबर्स जो थे इन्होंने अपनी पार्टी बनाकर क्या किया है कि मताधिकार यानी वोट देने के अधिकार के लिए, वोट के लिए लड़ा है, इन्होंने लड़ाई की है। उसके बाद वही अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की मदद करने के लिए। इस तरह जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, और जर्मनी में एक पार्टी थी, ये पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था SPD, है ना। ये SPD सोशल पार्टी थी जर्मनी में, जिसका नाम ही है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ये इसकी मदद बहुत ये लेबर लोग लेते थे। तो ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, इसका और ये लेबर लोगों का संगठन का, इन लेबर्स के संगठन का और इनका बहुत अच्छा तालमेल था, इन दोनों के बीच बहुत मदद करते थे। ये लेबर लोग जो थे इनको इलेक्शन जिताने में मदद करते थे और ये लोग उनकी
समस्याओं का समाधान करते थे। इस तरह हम देख रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा लेबर लोग और आगे बढ़ाने लगे। तो संसदीय चुनाव में 1905 तक क्या हुआ, ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने इतना ज़्यादा ये बढ़ा समाजवादी विचार कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण काम हुआ। कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में, यानी ब्रिटेन में। इंग्लैंड में क्या हुआ कि समाजवादियों के ने जो सोशलिस्ट लोग थे, समाजवादी लोग जो थे, इन्होंने अपनी एक पार्टी ही बना डाली। समाजवादियों ने अपनी एक पार्टी बना डाली, एक पार्टी ही बना ली, पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम था लेबर पार्टी। इस तरह हम देखते हैं कि इंग्लैंड में पहले नहीं था ये लेबर पार्टी, लेकिन इंग्लैंड में 1905 ईस्वी में एक लेबर पार्टी बन गई। इतना ही लोग आगे बढ़ा समाजवादी विचारधारा। और हम जानते हैं समाजवादी विचारधारा के मुख्य कौन है? मजदूर। क्योंकि देखिए यहाँ पे मजदूरों के ही क्या बात है, यहाँ पे मजदूर ही है सब जगह, चाहे वो यहाँ हो, दोनों ही स्थिति में। तो समाजवादी विचारधारा में ये मजदूर, इसलिए मजदूर लोग यूरोप में इकट्ठे होने लगे, अपने संगठन बनाने लगे, अपनी समस्याओं का हल ढूंढने लगे और अपनी पॉलिटिकल पार्टी ही इंग्लैंड में बना डाली, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेबर पार्टी बन गई और आज तक लेबर पार्टी इंग्लैंड में है, जो इलेक्शन भी लड़ती है और कई बार शासन में आई। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार में बनाने में कामयाब नहीं। तो ये 1905 में बना, लेकिन 1914 तक यूरोप में ये स्थिति थी कि अभी तक कहीं भी सोशलिस्ट पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। यानी इस तरह की लेबर पार्टी को या सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी भी बोल सकते हैं इससे। तो ऐसी पार्टी को अभी तक सफलता नहीं मिली थी कभी भी, मैंने 1914 तक नहीं मिली थी, उसके बाद मिली होगी। सफलता नहीं मिली थी 1914 तक, हमको यही पढ़ना है। तो यहाँ तक तो नहीं मिली थी, हम यही जान रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने के बाद इसका प्रभाव बहुत हो गया था। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में हालांकि जीत रहे थे, ऐसा नहीं, इलेक्शन लड़ रहे थे लोग, लेबर पार्टी के लोग जीत भी रहे थे कई सीटों पर, लेकिन बहुमत में नहीं आ रहे थे, इसलिए पार्टी नहीं बना पा रहे थे। उन्होंने कई कानून भी बनाने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन सरकारों पर अभी भी, हमने पहले भी पढ़ा, आपको याद होगा, हमने पहले पढ़ा 3 विचार जो क्या थे, रूढ़िवादी थे, याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूढ़िवादी विचार, दूसरा उदारवादी विचार, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और तीसरा जो था वो रेडिकल्स थे। तो ये तीनों विचार जो थे ये अभी भी थे, यानी इन्हीं का इम्पोर्टेंस अभी भी था। तो इन तीनों विचारों के अलावा एक समाजवादी विचार आज हमने पढ़ा, चौथा जो था वो समाजवादी विचार था जो आज हम पढ़ रहे हैं। और समाजवादी विचार क्या हम जान चुके हैं अच्छे से, इनका भी बहुत प्रभाव था राजनीति पर। अब राजनीति पे इनका भी दबदबा बनने लगा, लेकिन अभी तक इनकी सरकार 1914 तक नहीं बन पाई थी, हालांकि ये बहुत पावरफुल हो गए थे। इस तरह हम देखते हैं ये तीनों विचार, चारों विचारधारा, ये चौथा ये था, लेकिन इस तीनों ने ही जीता था। अभी तक जितनी यूरोप में इलेक्शंस हो रहे थे जितने, उसमें यही तीनों पार्टियों का दबदबा रहता था और यही लोग जीतते थे, बहुमत में इन्हीं की सरकार बनती थी। इनकी अभी तक नहीं बनी थी, लेकिन ये भी बहुत पावरफुल हो चुके थे इनका विचार। तो इस तरह आज हमने पढ़ा कि पूरे यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद और इन 3 मुख्य विचारों के बाद, रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल्स के रहते हुए, कैसे समाजवाद ने अपना पैर फैलाना शुरू किया। इस तरह आज हमने ये 4 विचार पढ़े, और इन चारों के बाद अगले वीडियो में हम लोग रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कैसे रूसी क्रांति का समाजवादी विचारधारा से क्या संबंध है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों।